संयोजक निलंबित हो चुके हैं। रितेश पारीक को पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निलंबित कर दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीजेपी अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका आदेश जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि ओमकार सिंह लखावत जो हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। 30 नवंबर को जिला संगठन पर्व की बैठक थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया जिला संयोजक को निलंबित किया गया, यानी कि रितेश पारीक को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। और ये कार्रवाई क्यों की गई है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, रितेश पारीक को निलंबित किया गया है, जरा दर्शकों को बताइएगा विस्तार से क्यों कार्रवाई की गई, क्या घटनाक्रम हुआ था? बिल्कुल 30 नवंबर को एक घटनाक्रम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की दौसा में संगठन पर्व को लेकर एक कार्यशाला आयोजित होनी थी, लेकिन और इस कार्यशाला में मंत्री मदन दिलावर ने भाग लिया था। लेकिन कार्यशाला से पहले जो मीडिया संयोजक हैं रितेश पारीक, उनके और भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के बीच विवाद हुआ और गाली गलौज हुई। एक दूसरे के साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओमकार सिंह लखावत ने संज्ञान लिया और रितेश पारीक को एक नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा गया था। लेकिन जवाब से जब संतुष्ट नहीं हुए तो उनके निलंबन की कार्रवाई की गई है और स्थायी रूप से पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। आधा दिसंबर बीत चुका है और सियासी गलियारों में भजनलाल मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। मंत्रिमंडल में और भी कई नाम जुड़ सकते हैं जिन पर चर्चा का बाजार गर्म है, उनको रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद इन चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे तो ये चर्चा उपचुनाव से पहले से ही चल रही है, लेकिन राइजिंग राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों की वजह से मंत्रिमंडल में बदलाव को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया और सूत्रों की माने तो अगले साल 14 जनवरी के बाद ही मुख्यमंत्री की टीम में नए चेहरे जुड़ेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर से मलमास की शुरुआत होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस फेरबदल में कुछ पुराने मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। वहीं नए विधायकों, खासतौर पर उपचुनाव में जीत कराने वाले विधायकों को मौका दिया जा सकता है। दरअसल तय कोटे के हिसाब से सरकार 15% विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। मौजूदा स्थिति में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। इस लिहाज से सरकार में कुल मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री ही हैं। अब चर्चा है कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और उपचुनाव भी संपन्न हो गए हैं। ऐसे में सरकार अपने मंत्रियों के कोटे को पूरा करेगी ताकि सरकार के कामकाज को तेजी दी जा सके। राजनीति के जानकार कहते हैं कि सालों बाद खींवसर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, इसलिए वहां से जीत कराने वाले रेवंत राम डांगा को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं झुंझुनू में बीजेपी को दशकों बाद जीत दिलाने वाले राजेंद्र भामू को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा शांता मीणा के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। देवली उनियारा सीट और अलवर रामगढ़ पर भी बीजेपी की जीत बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में राजेंद्र गुर्जर और सुखवंत सिंह के भी चांस हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपने गंगानगर की करणपुर सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था। मंत्री बनाए जाने के कुछ ही दिन बाद वो चुनाव हार गए। ऐसे में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने उनकी जगह किसी को मंत्री नहीं बनाया। ऐसे में इस क्षेत्र में सादुल शहर से गुरवीर सिंह या गंगानगर से जयदीप बिहानी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी चर्चाएं हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री स्तर पर इस संबंध में भी तैयारी कर ली गई है। मंत्रियों के विभागों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार है और संगठन के स्तर पर भी फीडबैक लिया जा चुका है। ऐसे में मंत्रिमंडल की नई तस्वीर जल्द सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आज उदयपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के 1 साल दरअसल पूरा हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होते हुए नजर आएंगे। लखपति दीदी का सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री। लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली किश्त भी इस दौरान जारी की जाएगी। गांधी ग्राउंड में आयोजित भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह हो रहा है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और सीधा महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा आज उदयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो महिलाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वो महिलाएं जिन्हें लखपति दीदी के तौर पर सीएम सम्मानित करेंगे, तो दूसरी तरफ लाडो प्रोत्साहन की राशि की जो पहली किश्त है महिलाओं के खाते में वो ट्रांसफर करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। इसी वजह से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि राज्य में भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। इसके तहत 1 साल में किस तरीके से काम किए गए हैं महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरीके से बीजेपी सरकार कार्य कर रही है डबल इंजन की सरकार में, इसको लेकर के जानकारियां भी आज सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा देते हुए नजर आएंगे जब वो कार्यक्रम में मौजूद लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे और संबोधित करेंगे। तो इस दौरान किस तरीके से भविष्य रहने वाला है राजस्थान में महिलाओं का, इसको लेकर के भी एक लेखा जोखा जो है वो जो तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो उदयपुर के दौरे पर क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा है, तो इस दौरान आज का जो उनका पूरा कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जब वो उदयपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, तो वहां पर वो महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो 100 करोड़ का ऋण सहायता समूह को दिया जाएगा, ऐसी जानकारी। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 48 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चलिए कोटा का रुख कर लेते हैं। पिकअप में टक्कर के बाद ब्लास्ट हो गया है। दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई है। 2 युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर 4 दमकलें जो है मौके पर पहुंच चुकी हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। मोडक थाना इलाके के कमलपुरा के पास की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना विभत्स रहा होगा, क्योंकि आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती हैं और जो धुआं है उसने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। पिकअप में बताया जा रहा है टक्कर के बाद ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना तेज था कि उसने आग पकड़ ली वाहन में, जिसके बाद 4 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया ताकि आग को तुरंत बुझाया जा सके। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तब हड़कंप मच गया मोडक थाना इलाके में जब कमलपुरा के पास वाहनों में आग लग गई। बताया जा रहा है भीषण आग लगने की वजह से इलाके में दहशत का भी माहौल था, क्योंकि वाहन ने आग पकड़ ली थी। तो थप्पड़ कांड के बाद सुर्खियों में आया एसडीएम अमित चौधरी आपको जरूर याद होंगी। एक वक्त को खबरों में छाए हुए थे, उन पर तमाम अनाप शनाप आरोप भी लगाए गए, सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया, लेकिन अब उन्हें लेकर जो खबर आई वो उनके विरोधियों को असहज कर सकती है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। समरावता कांड के एसडीएम पर सबसे बड़ी खबर, थप्पड़ खाने वाले एसडीएम का मेंस क्लियर। देश की सबसे बड़ी परीक्षा से बस एक कदम दूर। तैश में मारा गया ये वो थप्पड़ था जिसे न सिर्फ टोंक और राजस्थान बल्कि पूरा हिंदुस्तान देखा। तस्वीरें इतनी पुरानी भी नहीं कि आपके दिमाग से ओझल हो गई हो। बात 13 नवंबर की है। देश ने देखा कि टोंक के समरावता गांव में मतदान केंद्र पर नोकझोंक के बाद निर्दलीय नरेश मीणा ने कैसे एक एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ कांड के बाद नरेश गिरफ्तार कर लिए गए, जिस पर उनके समर्थकों ने जम करके बवाल काटा।
नरेश मीणा के 50 से ज्यादा समर्थक अभी भी जेल में हैं। मामले पर सियासत भी हुई और आरएएस अधिकारियों ने आक्रोश भी जाहिर किया, लेकिन थप्पड़ कांड की सबसे ज्यादा तपिश जिस शख्स ने झेली, उस अमित कुमार चौधरी ने कभी किसी मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। एक अनुशासित सिपाही की तरह हर मोर्चे पर अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहे। अब खबर है कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी में जुटे हैं। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट में आए तो आईएएस बनने के पूरे चांसेज हैं। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का रिजल्ट 9 दिसंबर को जारी हुआ था। अमित चौधरी ने दूसरी बार सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा पास की है। 2023 में भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू में कम नंबरों की वजह से मेरिट में पिछड़ गए थे। अमित चौधरी ने बीटेक किया है। 2019 बैच के आरएएस अफसर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल सर्विसेज में अमित का सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था। कहा जा सकता है कि उन्होंने न सिर्फ कबीर और तुलसीदास को पढ़ा है, बल्कि अपने जीवन में भी उतारा है। तभी जिस शख्स पर इतना बवाल मचा, वो उससे पूरी तरह अप्रभावित रहा, अपने काम पर केंद्रित रहा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 5 महीने में चौथी बार आडवाणी साहब को भर्ती करवाया गया है। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। थोड़ी ही देर में उनका मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से, और उसमें विस्तार से इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी जाएगी कि अभी उनकी स्थिति कैसी है और किस तरीके से वो रिकवर करते जा रहे हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ उन्हें दी जा रही हैं, उन्हें कब एडमिट कराया गया था और कब उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। जब उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा तो उसमें सारी जानकारी इसके जरिए दी जाएगी। फिलहाल के लिए बताते चलें कि हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ज़रूर भर्ती कराया गया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उनकी हालत स्थिर है, वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली से ये खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है लालकृष्ण आडवाणी जी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें भर्ती कराया गया था। 5 महीने में ऐसा चौथी बार हुआ है पिछले कि आडवाणी साहब को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है हालत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से। हालांकि ये अच्छी बात निकलकर सामने आई है कि उनकी हालत में अब सुधार देखा जा रहा है, उनकी तबीयत स्थिर है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। और बस अब थोड़ी ही देर में उनका जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा तो उसमें विस्तार से जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के दी जाएगी कि उन्हें क्या समस्या देर रात हुई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। तो अपोलो में उनका इलाज चल रहा है, हालत उनकी स्थिर है, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। अभी ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। राजसमंद का रुख करते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर राजसमंद से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुरेंद्र सिंह राठौर उस दौरान मौजूद रहे जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी राजसमंद पहुंची। उन राजसमंद के दौरे पर वो थी और उन्होंने वहां पर प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। विस्तार से वहां पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इस दौरान उनका सम्मान भी किया गया। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोटपुतली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से सड़क पर गड्ढा बन चुका है। पानी से भरे गड्ढे में स्कूली बच्चों से भरी बस फंस गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। बस में सवार बच्चों में जब बस फंसी तो चीख पुकार मच गई, बच्चे चिल्लाने लगे। कोटपुतली के वार्ड 38 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर क्योंकि सड़क पर गड्ढा हो रखा है, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ है, कीचड़ बन चुका है अब वो पानी। इसी वजह से वहां पर जो बस निकल रही थी वो उस कीचड़ में फंस गई।
इस दौरान बच्चों में चीख पुकार मच जाती है। कोटपुतली के वार्ड 38 का यह मामला है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटपुतली से निकलकर सामने आई है, जहां पर जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पाइप बताया जा रहा है यहाँ पर क्षतिग्रस्त है, लेकिन अभी तक कोई इसकी मरम्मत नहीं की गई। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। हीरालाल, पहले तो ये बताइएगा कि बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, और उसके बाद ये बताइए कि कब से रास्ता बिगड़ा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, कोटपुतली के वार्ड नंबर 38 का पूरा मामला है, जहां आज स्कूली बच्चों से भरी एक बस है जो यहाँ से गुजर रही थी। सड़क पर पिछले 3 दिन से जलदाय विभाग की जो पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हो थी, और क्षतिग्रस्त होने से जो पानी निकल रहा था वो सड़क पर एकत्रित हो रहा था। एकत्रित होने से वहां पर गड्ढा बन गया था। स्थानीय जो जिम्मेदार हैं उनको अवगत भी करा दिया गया था ग्रामीणों द्वारा, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी सुध नहीं ली गई, जिसकी परिणति आज ये बस हादसा जो है गठित हुआ है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि स्कूली बस में जो सवार बच्चे थे उनको कोई चोट नहीं पहुंची। आसपास के ग्रामीण जब वहां मौके पे पहुंचे तो उन्होंने रोष भी जाहिर किया। उनका कहना है कि पूर्व में भी इस प्रकार के जो हादसे हो चुके हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, जो अधिकारी है, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़ी राहत की बात है कि स्कूली बस में जो सवार बच्चे थे उनको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची। आसपास के जो लोग थे वो मौके पे पहुंचे, उन्होंने बच्चों को इस बस से बाहर निकाला और सुरक्षित स्कूल पहुंचाया। गनीमत ये रही हीरालाल कि कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इससे तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब आप मुझे ये बताइए कि ये हादसा होने के बाद जलदाय विभाग जागा, अधिकारी जागे, या फिर अभी भी निंद्रावस्था में है वो? जी अभी तक मौके पे जलदाय विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने जो रोष भी जाहिर किया, ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारी को सूचना भी दी है, पूर्व में भी दी जाती है कि यहाँ गड्ढा बन चुका है, हादसा हो सकता है, हादसा होने की संभावना है। और आज जब स्कूली बस छात्रों से भरी जो छोटे बच्चे थे, बस जो जा रही थी, तो वो गड्ढे में फंसने से, पलटने से भी बच गई। सबसे बड़ी रात की बात यही रही कि बस पलटने से बच गई और किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों की जो बड़ी लापरवाही है वो इस मामले में सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। बूंदी का रुख करते हैं, बड़ी खबर है, नाबालिग लड़की से बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया है। जानकारी है कि 1 लाख में खरीदने वाले युवक ने ही मासूम के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आरोपी चंगुल से छूटकर बच्ची ने पूरी घटना बताई। नाबालिग को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है, जहां पर उसकी काउंसलिंग की जाएगी। 13 साल की लड़की को अपने बताया जा रहा है चाचा चाची ने ही बेच दिया था। मध्य प्रदेश के गुना से लाकर बच्ची को रायथल में बेचा गया था 1 लाख रुपए में, और उसके बाद जैसे ही बच्ची आरोपी के चंगुल से छूटी तो उसने बताया कि किस तरीके से उसके अपनों ने ही उसके साथ ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया और उसे 1 लाख रुपए में एक युवक को बेच दिया। और उसके बाद जिस युवक को बेचा गया था उसने उसके साथ दुष्कर्म जैसे अपराध को अंजाम दिया। हालांकि बच्ची अब जो है वो बाल कल्याण समिति को सौंप दी गई है और वहां पर अब जो है वो उसकी देखरेख करेंगे। पुलिस के द्वारा रात्रि में सूचना दी गई कि एक मध्य प्रदेश की बालिका है और जिसे उसके चाचा चाची जो रिश्ते में रखते हैं बालिका को घर से ले आए और यहाँ पर बूंदी जिले के किसी गांव में उस बालिका को 1 लाख रुपए में बेचा है। और इसमें पुलिस की राजेंद्र एएसआई की भूमिका बहुत ही सक्रिय रही, जिन्होंने इसके ऊपर रात्रि में ही मुझे सूचित किया और बालिका को सही जगह पहुंचाया। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? कानून सम्मत सभी तरह की बच्ची की काउंसलिंग, मेडिकल सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राजस्थान में कोल्ड वेव के कारण अब जमा देने वाली सर्दी पड़ने लगी। उत्तरी सर्द हवाएं चलने से दिन में ठिठुरन है तो सुबह और शाम गलन लोगों को महसूस हो रही है। राज्य में बीते 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री और रात का पारा लुढ़कने लगा है। 10 शहरों में 5 डिग्री से नीचे पारा पहुंच चुका है। आप टीवी स्क्रीन पर 3 जिलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, राजसमंद, चूरू, माउंट आबू की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, बर्फ जमने लगी है। माउंट आबू में तो जहां सैलानी खुश हैं क्योंकि बर्फ पड़ने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजसमंद, चूरू में लोगों की हालत खराब है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।